नेक्स्ट लिखना, फाइंड द कर्व such that the area of the rectangle, find the curve such that the area of the rectangle constructed on the abscissa of any point, find the curve such that the area of the rectangle, find the curve such that the area of the rectangle constructed on the abscissa of any point, constructed on the abscissa of the any point and the initial ordinate of the tangent at this point is 4. Find the curve so that the area of the rectangle constructed on the abscissa of any point and the initial ordinate of the tangent at this point is 4. Initial ordinate of the tangent at this point is 4. लिख लिया? नेक्स्ट लिखिएगा, given a function g differentiable for all real x, given a function g differentiable for all real x, given a function g which given a function g differentiable for all real x and which satisfy g dash 0 equal to 2 and satisfy g dash 0 equal to 2 and g of x plus y equal to e की पावर y into gx plus e की पावर x into gy. Given a function g which has which is differential for all real x and which satisfy g dash 0 equal to 2 and g of x plus y equal to e की पावर y gx plus e की पावर x gy for all x and y, find gx and also find the area bounded by gx and the x-axis. Find gx and also the area bounded by gx and the x-axis. Next is the function yx satisfies the function y of x satisfies yx plus 2x times integral 0 to x y of u upon one plus u square du yx satisfies the equation y of x plus 2x times 0 to x y of u upon 1 plus u square du equal to 3x square plus 2x plus 1. Find yx. ठीक है सबके लिए? तो ये करके देख लेना आप लोग। और फिर से हम लोग रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे होमोजेनियस में भी देखा अपन ने, उसके पहले वेरिएबल सेपरेबल में भी देखा, ठीक है ना। तो कुछ फिक्स प्रोफाइल तो हम लोग फिर भी एड्रेस कर सकते हैं, बट हर एक में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे भी होमोजेनियस में एक शीट में सवाल था कि ऊपर लिखा हुआ था अपना y प्लस 2 और नीचे x प्लस वाई माइनस 3 ऐसा कुछ लिखा हुआ था, तो फिर आपको कॉमन सेंस लगा के उसको होमोजेनियस में बदलना ही पड़ेगा। समझ में आएगा? तो यानी कि द सब्स्टिट्यूशन पार्ट में हमेशा कुछ चीज़ें तो आपको हो सकता है बताई जा सकती हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं बताई जा सकती है, तो वहीं पर आपको उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी हम लोग एक ही प्रोफाइल कवर कर रहे हैं, ठीक है। और इसको बोलने के लिए हम लोग जाना पहचाना नाम बर्नौलीज इक्वेशन ही बोलते हैं।
द इक्वेशन इज लाइक दिस, dy by dx plus px into y equal to qx into y की पावर n, n नॉट इक्वल टू 1 एंड 0, क्योंकि अगर n 0 हो जाएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑलरेडी नहीं 1 हो जाएगा तो वेरिएबल अपने आप सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर उधर भी qx y है और इधर भी px y है तो उसको उधर भेज दोगे तो px माइनस qx या qx माइनस px वाला एक बन जाएगा और एक y का, तो वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेपरेट। अदर देन दैट कैसे इसको हम लोग चेंज करें वो सोच के देखो। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल है, क्या करना चाहिए, y की पावर n से डिवाइड। तो जैसे ही y की पावर n से डिवाइड करोगे यू विल गेट y की पावर माइनस n dy बाई dx प्लस क्या बनेगा y की पावर 1 माइनस n, नहीं क्योंकि एक्चुअली 1 पावर यहाँ पे ऑलरेडी है आपके पास, और इक्वल टू क्या आएगा qx। अब आप देख लो y की पावर 1 माइनस एन को z मान के, नहीं तो y की पावर 1 माइनस एन को z मानोगे तो उसका डेरिवेटिव लिखो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1 माइनस एन इंटू कितना हो जाएगा y की पावर माइनस एन और इंटू कितना होएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा dz बाई डी एक्स। तो आपको देख सकते हो कि जो y की पावर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ से देखना ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो पहले टर्म को हम लोग इधर लिख दे रहे हैं कितना 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू कितना डी जेड अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे बन जाएगा z इंटू पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स, और फाइनली अगर 1 माइनस एन से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेरे ख्याल से दिख रहा है कि 1 माइनस एन इंटू पी एक्स ये पूरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले में आ जाएगा, नहीं इंटू कितना हो जाएगा z और इक्वल टू क्यू एक्स इंटू 1 माइनस एन। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सिंपल है, अपन सिर्फ y की पावर n से डिवाइड करके y की पावर 1 माइनस एन को t या z या जो कुछ भी मानोगे तो अपने आप ये किस में बदल जाएगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके आगे की बात बताई हुई है। लिख लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द कर्व सच दैट find the curve such that the y-intercept cut off by the tangent, find the curve such that the y-intercept cut off by the tangent on any arbitrary point, find the curve such that the y-intercept cut off by the tangent on any arbitrary point is पहला पार्ट है on any arbitrary point is पहला पार्ट है proportional to the square of the ordinate of the point of tangency is proportional to the square of the ordinate of the point of tangency। ठीक है, दूसरा है प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी करेंगे। क्या बोला इसमें, लेंथ ऑफ क्या टेंजेंट, उसको हाँ बोलना होता है, बस पढ़ ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द कर्व सच दैट द वाई इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द टेंजेंट ऑन एनी आर्बिट्री पॉइंट। तो वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट निकालना है, ठीक है ना। जैसे ये कर्व मान लिया आपने, और इसका कोई आर्बिट्री पॉइंट हम लोगों ने क्या ले लिया x, y। तो जो y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट है वो तो यही होगा, और उसको निकालने का तरीका पिछली क्लास में भी किसी के पूछने में बताया गया था। y माइनस वाई इक्वल टू एम टाइम्स कितना कैपिटल x माइनस क्या हो जाएगा x। इसमें कैपिटल x को क्या रख लेंगे हम लोग 0, तो कैपिटल x को 0 रखोगे तो y माइनस एम एक्स, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू बोल रहा है। पहले केस में शायद y स्क्वायर के बोल रहा है और दूसरे वाले केस में
वाई क्यूब के बोल रहे नहीं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी आएगा, ठीक है ना, वाई माइनस एम एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो, के वाई स्क्वायर, और m ऑफ कोर्स डी वाई बाई डी एक्स है, तो y के वाई स्क्वायर। अगर कोई बोले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से करना है, तो हम लोग बोले कि बर्नौलीज बन गया है, तो वाई स्क्वायर से क्या कर सकते हैं आप, इसको डिवाइड, और माइनस एक्स से भी कर दो, तो ये बन जाएगा 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस नहीं वाई स्क्वायर हो जाएगा तो कितना 1 बाई वाई, और इंटू 1 बाई एक्स भी आएगा ना शायद, हाँ ठीक है ना, और इक्वल टू माइनस के बाई एक्स, ऐसे ही आएगा। तो ये मेरे ख्याल से 1 बाई वाई या माइनस 1 बाई वाई को ही पूरा मान लो आप, तो जेड ये पूरा किस में निकल जाएगा, डी जेड में, और फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो ये सोच सकते हो, दूसरा वेरिएबल भी सेपरेट कर सकते हो। हाँ, तो अगर हम लोग वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कितने के बराबर आ जाएगा, वाई माइनस के वाई स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, डी एक्स अपॉन एक्स उधर ले जाओ, तो अपने आप वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला टाइप आ जाएगा, वाई इंटू 1 माइनस कितना के वाई, तो ऊपर 1 माइनस के वाई प्लस के वाई करके फिर दोनों को क्या कर सकते हो, अलग अलग। बाकी हम चाहें तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही बना सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल में जाएंगे तो ये बन जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, इसका ले लो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू के डी एक्स, और वाई स्क्वायर भी होगा तो वाई स्क्वायर से क्या कर दो, डिवाइड। तो जैसे ही वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये डिफरेंशियल ऑफ क्या बन जाएगा आपका, एक्स अपॉन वाई, और उधर क्या बन जाएगा, के डी एक्स, तो वो जल्दी से आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो। इस तरीके से वाई क्यूब वाले में भी हो जाएगा, तीनों तरीके से। फाइनली शायद एक्सप्रेस करेंगे तो शायद ये ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इक्वल टू 1 टाइप में कुछ बन जाता है शायद, जहाँ ए और बी एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी और कांस्टेंट होगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इक्वल टू 1 टाइप में बदलेगा, और दूसरे वाले में ए बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप में, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से फिक्स पैटर्न्स में देख लिया अपन ने सब काम। नेक्स्ट हम लोग बोल रहे हैं क्या कि रैंडमली कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो बहुत बार, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्या, कि सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से या तो आप उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलें, या वेरिएबल सेपरेबल में बदलें, या होमोजेनस में बदलें, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है, ठीक है। तो हेडिंग लिख लेंगे, चेंज ऑफ वेरिएबल बाय ए सुटेबल सब्स्टिट्यूशन, चेंज ऑफ वेरिएबल बाय अ सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देख रहे हैं। y sin x dy by dx equals to cos x into sin x minus y square। एक तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन वाले टाइप से अगर जाएं तो सब्स्टिट्यूशन वाले टाइप में देख सकते हो कि एक तो वाई स्क्वायर इधर दिख रहा है मेरे को, और एक वाई डी वाई बाई डी एक्स भी दिख रहा है। तो अभी बर्नौलीज वाले में भी हम लोगों ने वही देखा कि एक तरफ तक क्या y की पावर 1 माइनस एन और डेरिवेटिव के साथ y की पावर माइनस एन था, तो उसका हमने फ़ायदा उठा लिया। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, तो फ़ायदा उठा लेते हैं। वाई स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, z, तो वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, अगर हाफ डी जेड बाई डी एक्स है तो हाफ साइन एक्स डी जेड बाई डी एक्स हो गया, और ये वाला जो है इसको इधर लाओगे तो प्लस cos x इंटू कितना हो जाएगा, z, सही है ना, और इक्वल टू क्या आएगा, cos x sin x। मेरे ख्याल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बदल जाएगा। कैसे, sin x बाई 2 से डिवाइड कर लो तो dz बाई dx, और प्लस क्या आएगा 2 cot x इंटू z, और मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 2 cos x। सही है, तो देख लो एक बार, नहीं ठीक है ना भाई। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल गया। अब इसका वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हो आप, e की पावर 2 cot x dx वाला, तो cot x का तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा ना फिर ये, हाँ, तो साइन स्क्वायर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, जो उधर का इंटीग्रेशन होगा उसमें 2 साइन स्क्वायर x cos x आएगा,
तो साइन एक्स को टी मानोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट। तो एक तो यही है, हम इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल में भी चाहें तो बदल सकते हैं। हाँ, साइन एक्स को टी मानोगे उससे भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट में कर जाएंगे तो जैसे y साइन एक्स dy है ना, देखते हैं एक बार, और इधर कितना आएगा cos x sin x dx, ये तो ठीक है ना, और माइनस क्या है cos x y स्क्वायर dx, ये ठीक है। इसको इधर ले आते हैं तो एक तो y कॉमन हो जाएगा ना, फिर क्या मिलेगा sin x dy cos x dx इंटू वाई, ठीक है क्या ये, पक्का, और इक्वल टू cos x sin x dx, तो ये भी हो गया। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये डिफरेंशियल ऑफ क्या लिखा हुआ है y इंटू साइन एक्स, तो एक तरफ y sin x का फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, इधर y ऑलरेडी यहाँ पे है तो इसको sin x से दोनों साइड क्या कर दे मल्टीप्लाई, तो इधर कितना बन जाएगा वही sin स्क्वायर x cos x dx, और दोनों साइड अब क्या कर सकते हो आप इंटीग्रेट, ये तो sin क्यूब x बाई 3 बन जाएगा, और इधर सिंपली क्या बन जाएगा y sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2, और प्लस क्या लगा सकते हैं c। नेक्स्ट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई होल मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर x माइनस ई की पावर y। कर सकते हैं डिस्कस में लिखा से देख सकते हो कि फिर से वही है e की पावर y, और इधर e की पावर माइनस वाई है तो इधर तो e की पावर y ही है, नहीं तो सेम चीज़ है जो अभी करा रहे थे, बस एक जगह y स्क्वायर दिखा, एक तरफ y दिखा, एक y की पावर 1 माइनस एन, एक y की पावर माइनस एन, अब इधर e की पावर y का ही हो रही है क्या, और इधर क्या बन जाएगा e की पावर 2x, तो आप फिर से e की पावर y को z मान लो, तो e की पावर y dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा dz बाई डी एक्स, और प्लस क्या बन जाएगा e की पावर x इंटू जेड इक्वल टू e की पावर 2x, सही है ना, मैं गलत है बताऊँ, तो ये तो सीधा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो भी बड़ा अच्छा सा आएगा क्या, और इधर हम लोग बोल रहे हैं इंटीग्रल नहीं, और इनटू क्या होगा ऐसे ही कुछ होएगा, तो e की पावर x को t मान लो, तो ये बन जाएगा t इंटू ई की पावर t, और ये क्या बन जाएगा dt, तो फिर मेरे ख्याल से ये इसका इंटीग्रेशन आता ही है, नहीं हो जाएगा ना। What is x cube y cube plus एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाई वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू क्या लिखा हुआ है एक्स डी वाई। नेक्स्ट 1 बाई वाई साइन एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस वाई बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स कॉस वाई बाई एक्स
माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर साइन एक्स अपॉन वाई प्लस 1/y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट इज 1/x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर -1 अपॉन वाई डी वाई -1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू 0। प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई डी वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई इक्वल टू 0। नेक्स्ट हेडिंग इज मिक्सचर प्रॉब्लम्स। सही लग रहा है? मिक्सचर प्रॉब्लम्स। जैसे ये कंटेनर है और कंटेनर में कुछ लिक्विड है, उसमें हो सकता है कुछ केमिकल डिजॉल्व हो, नहीं? और क्या कलर तो बताना है, अभी टाइम लगेगा उसमें। और कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन फ्लो भी हो रहा है और कुछ ऐसा ही सॉल्यूशन, मतलब इसमें से जो सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है, आउटफ्लो। दिख रहा है? पूरा डायनेमिक प्रोसेस है, नहीं? हाँ, कितनी देर में भर जाएगा, कितनी देर में खाली हो जाएगा, अब यही करेंगे। और कितने मजदूर लगेंगे। तो एक तरफ दक्ष और एक तरफ वैभव है। अभी वही चालू करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि देयर इज़ अ कंटेनर, और कंटेनर में हम लोग बोलेंगे क्या है कि देयर इज़ सम लिक्विड, और लिक्विड में कुछ सॉल्यूशन, सॉल्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? नहीं तो हमने कि देयर इज सम सॉल्ट डिजॉल्व इन दिस और सॉल्यूशन इज सम केमिकल सॉल्यूशन इज डिजॉल्व इन दिस। फिर एक हम लोग बोलेंगे कि इनफ्लो लिक्विड हो रहा है, ठीक है ना, सेम सॉल्यूशन, समझ में आएगा, और आउटफ्लो भी हो रहा है, ठीक है? हाँ गुड। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो इनफ्लो रेट है ये आपको फिक्स मिलेगा,
नहीं, उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व है, यानी जो कॉन्सेंट्रेशन है इनकमिंग लिक्विड का, लिक्विड सॉल्यूशन का, वो भी क्या है, फिक्स। लेकिन जो आउटगोइंग होगा नहीं है, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होता रहेगा। नहीं समझ? जैसे मान लो कि देर इज़ अ इनिशियली देर इज़ अ वेसल कंटेनर जो भी है, और उसमें कुछ लिक्विड पड़ा हुआ है, उसमें हो सकता हो कुछ सॉल्ट या सॉल्यूशन डिजॉल्व हो, ना भी हो, क्लियर वाटर ही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन में हो सकता हो कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट उसमें डिजॉल्व हो, ना हो, कुछ भी हो। समझ में आ रहा है क्या? यानी कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होगा तो देयर विल बी सम इनिशियल कंसंट्रेशन, राइट। अब हम लोग बोल रहे हैं कि जो इनफ्लो लिक्विड है इसका भी कुछ रेट होगा, समथिंग लीटर पर मिनट, समथिंग लीटर पर सेकेंड, समथिंग मिलीलीटर पर मिनट पर सेकेंड पर आवर, कुछ भी हो। समझ में आएगा? तो कुछ अपना स्पीड, मतलब इसको उसका इनफ्लो रेट होगा, समझ में आएगा, और उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व होगा, केमिकल सॉल्यूशन डिजॉल्व होगा, तो उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, फिक्स होगा कि इतने लीटर में इतना ग्राम या किलोग्राम समझ में आ रहा है क्या? तो उस तरीके से होगा। तो ये अगर फिक्स्ड है, और हम लोगों ने इनफ्लो रेट और आउटफ्लो रेट में जनरली डिफरेंस यू विल सी, ठीक है ना। तो ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट या जो केमिकल होगा इन दिस डिजॉल्व सॉल्यूशन, वो तो टाइम के साथ चेंज करेगा, वो टाइम के साथ क्या करेगा, चेंज, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है पहला, और दूसरा क्या चेंज हो रहा है, अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो ऑब्वियस बात है कि कॉन्सेंट्रेशन अब चेंज हो जाएगा, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, चेंज। तो हो सकता हो कि अपन से कोई पूछ दे कि एट टाइम टी कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व है, नहीं, अगर हमसे पूछ दें कि एट टाइम टी, नहीं, मतलब टी इक्वल टू 0 से खेल चालू हुआ, और किसी पर्टिकुलर टी इक्वल टू टी पे पूछ दे कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट है इसमें, तो बता पाएंगे क्या? तो हम लोग उसको बताने के लिए फिर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करना पड़ेगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करने का कुछ खास नहीं, बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये समझ में आ रहा है कि इसको फाइंड आउट अगर करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट एट टाइम टी, तो उसके लिए आपको पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप करना पड़ेगा, और फिर उसको सॉल्व करके फिर आप वो फंक्शन y का या जो भी है, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट का इन टर्म्स ऑफ t निकाल सकते हो। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट एट टाइम t इज इक्वल टू, नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट एट टाइम t इज इक्वल टू व्हाट, अराइवल रेट ऑफ सॉल्ट इन कंटेनर और माइनस डिपार्चर रेट। नहीं, क्या होगा, अराइवल रेट और माइनस क्या हो जाएगा, डिपार्चर रेट, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि y इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट एट टाइम t, नहीं, एट टाइम t y इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, तो व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉल्ट एट टाइम t, दिस इज dy by dt, नहीं, दिस इज dy by dt। अगर कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट इज द अराइवल रेट, नहीं, क्या पूछता है, अराइवल रेट ऑफ सॉल्ट इन कंटेनर, समझ में आएगा? तो अगर अराइवल रेट अगर कोई पूछ रहा है, तो मैंने क्या बोला कि अपन को दो चीज़ें जनरली पता होंगी, एक तो इनफ्लो रेट कि कितने लीटर कितने मिनट में, नहीं, या कितने सेकंड में या कितने घंटे में, नहीं, समझ में आया, और फिर अमाउंट ऑफ सॉल्ट पर लीटर, नहीं, ये भी पता होगा, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन प्लस दिस। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, नहीं समझ में आया, जैसे होगा ना कि 1 मिनट में इतना लीटर पानी आ रहा है और 1 लीटर में 10 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, तो पता चल गया ना कि इतने मिनट में इतना ग्राम सॉल्ट आया। एक्चुअली आप इसका अगर यूनिट वाइज भी देखोगे तो यूनिट वाइज देख से y का यूनिट है ये, नहीं, तो उसको मैंने मान लिया ग्राम पर सेकेंड पर मिनट पर आवर, जो भी लिखना हो, ठीक है ना, मैंने मिनट लिख लिया, ठीक है ना। तो ये जो अराइवल रेट होगा वो क्या होगा, इनफ्लो रेट। तो इनफ्लो रेट जनरली क्या होगा, लीटर पर मिनट टाइप का, नहीं होगा, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंसंट्रेशन जो आ रहा है, नहीं, ये तो फिक्स है, और ये क्या होगा, ग्राम पर लीटर टाइप का, नहीं, समझ में आ रहा है? तो ये फिर से वही अपना ग्राम पर मिनट है, माइनस एक तो होगा आउटफ्लो रेट, ये भी फिक्स होगा, क्या होगा, आउटफ्लो रेट, ये फिर से क्या हो जाएगा, लीटर पर मिनट,
और इनटू हल कॉन्सेंट्रेशन। अब ये कॉन्सेंट्रेशन जो होगा ये वेरिएबल होगा, नहीं ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, वेरिएबल। जनरली इसमें कॉन्सेंट्रेशन में ऊपर द अमाउंट ऑफ सॉल्ट आएगा, दैट इज वाई, और नीचे क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम। नीचे क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल सकते हो, इनिशियल वॉल्यूम पता होगा, और उस टाइम इंटरवल में हम लोग को पता हुआ है कितना लीटर लिक्विड जो है कंटेनर में प्रवेश कर गया है। समझ में आया क्या? तो हम लोग बोल सकते हैं इनटू, फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, जिसको निकालने के लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वॉल्यूम अगर क्या है v एट टाइम t, समझ में आ रहा है क्या, और y इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो हम लोग कि दिस इज y और v में एक तो इनिशियल कॉम्पोजिशन, इनिशियल वॉल्यूम होगा, और t के ऊपर डिपेंडेंट एक चीज होगी, नहीं तो इसमें t का ही फंक्शन है, नहीं तो इसको मैं ऐसे vt से डिनोट कर देता हूँ, नहीं समझ में आया? तो इसमें आप समझ लो dy बाई dt आ गया, ये चीज फिक्स कांस्टेंट आ गई, ये फिक्स्ड है, और ये y अपॉन टाइम का फंक्शन। तो अब आप उसको इधर ले आ सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो मेरे ख्याल से 1 अपॉन जो भी है टाइम का फंक्शन इनटू y, तो फिर एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स है, आप इसको इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, उसको इनिशियल कंडीशन से सॉल्व करना पड़ेगा। कि इनिशियल कंडीशन ऐसा दे सकता है कि t इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं था, मतलब कोई सॉल्ट नहीं था, या t इक्वल टू 0 पे 100 ग्राम सॉल्ट मिला दिया था, उतना ही प्रेजेंट था उस समय हमारे पास, नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे वो कॉन्सेंट c की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आपको एक मिल जाएगा y एज अ फंक्शन ऑफ t, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। तो उसको फिर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके उसका सॉल्यूशन हो गया, पक्का लिख लिया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और टैंक इनिशियली कंटेन्स 100 लीटर ऑफ, a tank initially contains 100 liters of chemical solution, या salt solution लिख लो, 100 liters of salt solution in which 50 grams of salt is dissolved, in which 50 grams of salt is dissolved, ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व। आगे लिखना, अ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग, a salt solution containing 2 gram per liter of salt, a salt solution containing 2 gram per liter of salt, containing 2 gram per liter of salt runs into the tank, containing 2 gram per liter of salt runs into the tank at the rate of 5 liter per minute, at the rate of 5 liter per minute. The mixture is kept stirring, the mixture is kept stirring and flows out of the tank. The mixture is kept stirring and flows out of the tank, at the rate of 4 liter per minute. Then form the differential equation of the process at the rate of 4 liter per minute. Then form the differential equation of the process and solve it to find. Then form the differential equation of the process and solve it to find an expression for the amount of salt. And solve it to find an expression for the amount of salt present at time t. Find an expression for the amount of salt present at time t. क्या बोला है सवाल में? मेरे ख्याल से हो गया होगा, नहीं तो फिर से y अमाउंट ऑफ सॉल्ट एट टाइम t मान लीजिए, क्या है इनफ्लो रेट 5 ग्राम पर लीटर, 5 लीटर पर मिनट, क्या है 5 इनफ्लो रेट 5 लीटर पर मिनट, और वो कितना ग्राम है 2 ग्राम। तो हम ले लें कि 5 लीटर पर मिनट है और 2 ग्राम पर लीटर है, तो कितना हो जाएगा 10 कितना ग्राम पर मिनट माइनस y अपॉन इनिशियली 100 था ना, कितना है, और प्लस क्या हो जाएगा t, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि 5 से इन है और 4 से आउट है, तो मेरे ख्याल से पर मिनट अगर कोई बोले
कितना इंक्रीज हो रहा हो तो टी ही हो रहा होगा, ऐसा ही कुछ नहीं, ये ठीक है ना, 100 प्लस टी, और इनटू आउटफ्लो रेट कितना हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बदल गया। ये आएगा शायद, और इसका जब आप लिखोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो 100 प्लस टी की पावर 4, नहीं पक्का, तो y इंटू 100 प्लस टी की पावर 4 इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और 10 इंटू दिस, तो 10 इंटू दिस इज 100 प्लस टी की पावर 5 और प्लस सी, और t इक्वल टू 0 पे y कितना था 50, नहीं, तो मेरे ख्याल से ये 50 100 की पावर 4 ना, हाँ, और उधर से इतना आ जाएगा ये 2 टाइम्स, तो माइनस 100 की पावर 5 इंटू 2 ना, तो c आ जाएगा आपका 100 की पावर 4 इंटू माइनस, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे आ जाएगा माइनस 150 और इंटू 100 की पावर 4, और इससे डिवाइड कर लोगे तो पहला टर्म तो बन जाएगा 2 इंटू 100 प्लस टी, और माइनस ये पूरा आ रहा है मतलब, हाँ, और अपॉन कितना जाएगा 100 प्लस टी की पावर 4, तो दैट विल बी वाई इन टर्म्स ऑफ व्हाट टी। Next we can write trajectories. ट्रेजेक्ट्रीज मतलब मेरे ख्याल से क्लियर है, पाथ, लुकस, ऐसा ही कोई नहीं। यहाँ पे हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोग कुछ ट्रेजेक्ट्रीज के बारे में, वैसे देखो अभी तक आया नहीं है कभी सवाल, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो अपन करने के काबिल होना चाहिए, नहीं बताने के बाद भी कर ही लोगे वैसे, बट फिर भी जैसे कि अगर हम लोग बोलें कि कोई एक ट्रेजेक्ट्री दिया हुआ है आपको, ट्रेजेक्ट्री मतलब लोकस, ठीक है ना, पाथ जो भी है, समझ में आएगा, और उसमें मान लो कि आपके पास एक पैरामीटर भी है, जैसे हम फैमिली बोलते हैं ना, नहीं, जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि इसमें एग्जैक्टली कितने पैरामीटर है, एक से ज़्यादा पैरामीटर होने पे क्या है कि वो जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, आगे जिस चीज़ हम पढ़ेंगे उसमें ऑर्डर क्या है, एक से बढ़ जाएगा। तो हम लोग कितने पैरामीटर वाली फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं, ओनली 1। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह से कोई ट्रेजेक्ट्री है, क्योंकि ए चेंज करेंगे या एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करते हैं तो याद आया ना कि हम लोग क्या मिलता है, फैमिली ऑफ कर्व, और फैमिली ऑफ कर्व में पता है कि इसी तरीके से पैरेलल आ जाता है, नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज अ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व, और मान लो कि इसको हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं एफ फाई ऑफ एक्स वाई ए इक्वल टू 0, जहाँ ए क्या होगा, पैरामीटर या आर्बिट्री कांस्टेंट जो भी समझ लो, समझ में आएगा। तो ए चेंज होगा तो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली। तो हम लोग कि दिस इज अ सेट ऑफ कर्व, दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व ट्रेजेक्ट्रीज, समझ में आएगा। अब एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री या एक ऐसा फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है ना, जो इसके हर एक मेंबर को काटे, वायलेंस नहीं चल रहा, नॉर्मल चल रहा है, ठीक है ना, हम लोग इसके हर एक मेंबर को काटे एट अ फिक्स्ड एंगल, नहीं समझ में आया। जैसे कि अगर हम लोग मान लो कि इस तरीके से कोई एक कर्व ले लेते हैं, फैमिली ऑफ कर्व, और हम लोग बोलेंगे कि एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट, फिक्स्ड, समझ में आएगा। तो इस तरह के सेट ऑफ ट्रेजेक्ट्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर नोन एज आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, दे आर नोन एज आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, क्योंकि हर जगह एंगल क्या है, फिक्स, और वो अगर फिक्स एंगल 90 डिग्री है तो फिर उसमें हम लोग उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, समझ में आएगा। तो हम लोग कि अगर दो फैमिली ऑफ कर्व है एंड बोथ आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर such that at all the point of intersection the angle of intersection is what, fixed. So such trajectories will be called as isogonal trajectories, and if this fixed angle is 90 degree तो हम लोग उस केस में उसको क्या कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री। तो लिखना if two family of curves, if two families of curve या फैमिली ऑफ कर्व्स, if two family of curves intersect each other
such that at all the points of intersection the angle is fixed. Then they are called as isogonal trajectories. And if this fixed angle is 90 degree, then they are called as orthogonal trajectories. समझ में आ गया? अब सोचोगे क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन क्या होगा कि एक कर्व दे देगा, ठीक है ना, नहीं, जिसमें एक सिंगल क्या होगा आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, और बोलेगा कि इस फैमिली ऑफ कर्व को, ठीक है ना, वैसे तो अभी तक आया नहीं, तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा सोचे तो 90 डिग्री वाला तक दे, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई और एंगल भी यूज़ करेगा तो बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, काम तो वही करना है सबको, नहीं समझ में? तो हम लोग बोले कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा कि क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक कर्व दिया रहेगा, ट्रेजेक्टरीज दी रहेंगी, और बोलेगा क्या इससे आइसोगोनल ट्रेजेक्टरीज बताओ 60 डिग्री पे, या बोलेगा क्या कि अपन को ऐसे सेट ऑफ कर्व्स बताने हैं जो इसको हमेशा नहीं, इसके हर एक मेंबर को 90 डिग्री पे क्या करे, कट, यानी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पूछे। तो क्या कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पहले डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल है थोड़ा। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि इस कर्व को सेटिस्फाई करने वाला है या इस कर्व के कोरोस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, नहीं, इस कर्व के कोरोस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लिया, नहीं, जिसका सॉल्यूशन ऑब्वियसली यही होगा, इसी कोरोस्पॉन्डिंग बनाया है, नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में देख सकते हो कि इसका जो dy बाई dx है और इसका भी dy बाई dx है, नहीं है, दोनों का dy बाई dx है, और एट इंटरसेक्शन पॉइंट अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, तो हम लोग dy बाई dx को किससे रिप्लेस करते हैं, -1 अपॉन dy बाई dx, मतलब माइनस dx अपॉन dy, क्यों, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो गया, -1, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो रहा होगा, जो इसका dy बाई dx है फॉर द सेम x, y, ध्यान रखना, फॉर द सेम x, y, इसका जो dy बाई dx आएगा और इसका जो dy बाई dx आएगा उसमें पता है ना नेगेटिव रेसिप्रोकल वाला फंडा रहेगा, तो यानी कि जहां जहां dy बाई dx होगा इसके डिफरेंशियल इक्वेशन में वहां क्या रख देंगे, -dx बाई dy, और फिर से अब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, समझ में आएगा, मतलब सॉल्व इंटीग्रेट सेम, और फिर जब उसको इंटीग्रेट कर लोगे तो फिर से इसमें क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब उसको ये नहीं कि ए ही चिपका दो, वो ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी क्या हो ए, तो दैट कैन बी एनीथिंग, सी रख देंगे, समझ में आएगा, तो फिर आपको मिल जाएगा क्या, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ये तो ऑर्थोगोनल का हो गया। अब कोई बोले कि नहीं सर मेरे को आइसोगोनल चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो tan थीटा वाला फॉर्म, tan थीटा इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, किसी एक का m1 मान लो, जैसे इस वाले का अगर m1 मानते हो तो m1 को इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना पड़ेगा, m2, थीटा की वैल्यू दोगे, 2 आएंगे, मॉड ओपन होगा तो नहीं, उसका जल्दबाजी में ऐसे नहीं सर एक से ही चला लेते हैं काम, नहीं, तो हम ले लेंगे कि 2 आएंगे और दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो ट्रेजेक्टरीज आएंगी वो आइसोगोनल ट्रेजेक्टरीज एट दैट पर्टिकुलर एंगल आएगा। तो मेरे ख्याल से क्लियर है, पक्का है ना? तो चाहो तो मैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज के लिए लिखवा देता हूँ, या फिर सबके लिए लिख लो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला स्टेप है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन corresponding to the given family of curve, and replace dy by dx by minus dx by dy for orthogonal trajectory, and replace dy by dx with minus of dx upon dy for orthogonal trajectory,
and for isogonal trajectory for any angle theta, and for isogonal trajectory for any angle theta, use the formula tan theta equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Tan theta equal to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. And now solve the new differential equation. And now form the new differential. Now solve the new differential equation. ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर लो इस पे बस, ठीक है ना. Find the orthogonal trajectory for the family of curves y square equal to 4a into x plus a. करके देखोगे क्या? ठीक ना, करके देख लेना फिर. और डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं ना अपन. अब आंसर तो पता नहीं है सबके होंगे या नहीं होंगे. भगवान, कहाँ से चालू करना है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से. कहाँ से? लीनियर में 2-3 सवाल दिए थे शायद. एक तो था, पहला कौन सा था? अच्छा हाँ, उसका तो होगा शायद. y इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस 2/x. हाँ, प्लस माइनस 2/x. y इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस 2/x. क्वेश्चन वो है, फाइंड द कर्व सच दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन द एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट एंड द जो भी है इनिशियल ऑर्डिनेट वाला सवाल. y इक्वल टू सी एक्स प्लस माइनस 2/x. बोलो किसी को पूछना हो. इसे बोल रहे हैं फाइंड द कर्व सच दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टेड ऑन द एब्सिस ऑफ एनी पॉइंट एंड द इनिशियल ऑर्डिनेट ऑफ द टेंजेंट. वैसे इस तरीके से तो एब्सिसा तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता होगा. ये वाला ये है ना, और ये कोई पॉइंट x, y है. इनिशियल ऑर्डिनेट तो यही होता है. तो एक कोई रेक्टेंगल बना रहा है जिसमें एक डायमेंशन इनिशियल ऑर्डिनेट है और दूसरा क्या है? एब्सिसा. तो एक तो x हो गया और ये y माइनस mx हो गया. और इसका एरिया कितना दिया हुआ है? 4 या 2? 4. तो मेरे ख्याल से रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? y माइनस एम एक्स इंटू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4. और वहाँ से उसको सॉल्व कर लें. आ जाए होगी उसने. आजा, उसके बाद क्या था? gx वाला. तो वो तो शायद 2x e की पावर x और एरिया शायद 2 आएगा. हाँ, 2x e की पावर x और एरिया कितना रहेगा? 2. हाँ, 2x e की पावर x ही तो आ रहा है. सही है. तो उल्टा हो जाएगा शायद. और तो क्या होगा? नहीं, e की पावर माइनस x में वो बहुत छोटी क्वांटिटी है. शायद ऐसा हो जाएगा. यही तो है. हाँ, तो इधर तो बाउंड होगा ही नहीं रहा है ना. ये तो अनबाउंडेड एरिया है. जो इधर वाले से इसमें क्या हुआ? ऐसे चौंक क्यों रहे? इंटीग्रेट लो. बाउंडेड का मतलब पहले समझना पड़ेगा ना तुमको. बाउंडेड क्यों नहीं हो रहा है? ये वैल्यू फाइनाइट आ रही है, इसका मतलब बाउंड हो रहा है. ठीक है ना. उसके बाद वाला जो सवाल है शायद उसका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. अलग अलग करने के बाद तो ये आना चाहिए. हाँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म में 2x न्यूमरेटर और अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और अगर वैसे लिखोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x और होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. दोनों सेम ही है. क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार. क्वेश्चन इज
वाई एक्स निकालना है सच दैट प्लस क्या लिखा हुआ है 2x y ऑफ u ये है ना शायद इक्वल टू 3x स्क्वायर। चेक कर लीजिए सही है। ये बड़ा गंदा सा दिख रहा है, इसको zx मान लेते हैं। और अगर ऐसा मानते हैं तो उसमें एक चीज़ तो ये भी है कि z ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो कहीं अगर इन फ्यूचर यूज़ करना पड़ेगा तो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि z डैश एक्स चुटकी उटकी बजा रहा है क्या? नीरज के मन चुटकी उटकी बजा आवाज़ आ रही थी चुटकी बजाने की, मुझे लगा मौसम बढ़िया हो रहा है तो चुटकी उटकी बजा के गाना कोई नहीं। z डैश एक्स ये आ जाएगा नहीं तो वाई एक्स आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड डैश एक्स प्लस 2x। तो इससे हाथों हाथ डिवाइड भी कर देते हैं। समझ में आ ही रहा होगा शायद, या फिर ये तो एग्जैक्ट बना ही हुआ तो क्यों डिवाइड करें, छोड़ो रहने दो, डिवाइड मत करो। ऐसे ही है बना बनाया तो बना बनाया हम लोग क्यों परेशान करें हम। एंड दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये डिवाइड नहीं किया है ठीक है ना, और डिवाइड इसलिए नहीं किया कि ये प्रोडक्ट रूल साफ साफ दिख रहा था, इसलिए कोई डिवीजन की जरूरत नहीं है। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये zx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। सोचिए आप लोग, और इधर आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस सी, और z ऑफ 0 0 है तो z ऑफ 0 0 तो इधर तो मेरे ख्याल से 0 हो गया, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सही है ना? सही है ना? हमको क्या निकालना है वाई एक्स ना, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जेड डैश एक्स चाहिए ना अपन को। हाँ तो इससे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो ये आएगा जेड एक्स, और अगर ये जेड एक्स आ गया तो जेड डैश एक्स में इधर तो 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा, और उसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे ख्याल जो मैं बोल रहा था वही आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 बाई वाई साइन एक्स बाई वाई वाला इसका आंसर बोल रहा हूँ, ध्यान से लिखिए। साइन वाई बाई एक्स माइनस कॉस एक्स बाई वाई प्लस एक्स माइनस 1 बाई वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 0 नहीं बेटा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ नहीं बेटा, इसमें ही गड़बड़ होगा आगे चल के, ध्यान रखना। जो लोग कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं वो कॉलर ऊपर करके चलते हैं, ठीक है? नीचे करके चल रहे हो तो बेवकूफ़ हो। हाँ और कुछ नेक्स्ट कौन सा है? इसमें आएगा ln x अपॉन वाई प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ln x अपॉन वाई लॉग के आर्गूमेंट में प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और बोलो और कौन सा है? y तो इसका आएगा tan एक्स वाई माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू सी। tan एक्स वाई माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स माइनस, ठीक है ना, इक्वल टू कॉन्स्टेंट। tan ब्रैकेट में एक्स वाई tan ऑफ एक्स वाई इक्वल माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसके अलावा एक और होगा नहीं? हाँ रुको रुको ठहरो, सिग्नल देखो फिर आगे बढ़ो। क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो उसका तो आंसर है नहीं जो भी था, बाकी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए कि एक तो 2x टाइप का आना चाहिए, नहीं सॉरी 2 ln x, एक्स वाई वाले का बोल रहा हूँ, एक्स वाई वाले का
एक्स वाई वाले का बोल रहा हूँ। तो एक तो शायद 2 ln x का टर्म आएगा, एक आएगा एक्स वाई, ठीक है, फिर -2 टाइम्स ln एक्स वाई और -1 एक्स वाई प्लस सी, ठीक है। फिर से बोलूँ, एक तो 2 ln x, फिर एक्स वाई -2 ln एक्स वाई -1 एक्स वाई, ln x के बाद जो एक्स वाई था वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर से 2 ln x ख़त्म पहला टर्म, प्लस नेक्स्ट टर्म बोल रहा हूँ एक्स वाई, फिर माइनस, अब नेक्स्ट टर्म है -2 ln एक्स वाई और -1 एक्स वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या इक्वल टू सी लिख लो। फिर उसके बाद वाले का शायद x साइन वाई प्लस y कॉस वाई माइनस साइन वाई इक्वल टू सी ई की पावर -x है किसी का? अच्छी पढ़ना है, AP गुड। x साइन वाई पहला टर्म, दूसरा टर्म y कॉस वाई, तीसरा टर्म माइनस साइन वाई इक्वल टू सी इंटू ई की पावर -x। और कोई सवाल है? ट्रेजेक्टरी वाले का आंसर है या नहीं भगवान जाने। दो है ना, एक तो शायद होगा x प्लस √x² प्लस y² इक्वल टू CY², और एक होगा x प्लस √x² प्लस y² इक्वल टू C टाइप का। ठीक है, x प्लस √x² प्लस y² इक्वल टू CY², वन ऑफ द आंसर। द सेकेंड इज x प्लस √x² प्लस y² इक्वल टू C। और कोई रह गया? पहला क्या था? एक्स वाई, ये क्या था? x³ y³ और क्या था? y dx। और x dy होगा शायद, यही था क्या? नहीं, वैसे इस तरह का एक सवाल आप लोगों ने इलस्ट्रेशन में भी देखा होगा, मतलब शीट वाले में, तो उसमें भी एक तरीका आपको एक्स वाई इक्वल टू वी करके सिखाया गया होगा, मतलब इलस्ट्रेशन वाले ने। तो एक्स वाई इक्वल टू वी करके भी करना, उससे भी आंसर तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अपन कोशिश कर रहे हैं कि एग्जैक्ट कुछ बन जाए, तो ठीक है। जैसे देखना x³ प्लस y³ और 1 है शायद, है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे x³ प्लस y³ प्लस 1 रख लेते हैं, और फिर y dx और प्लस x dy विल बिकम डिफरेंशियल ऑफ x y, नहीं ये तो बनेगा, और प्लस x² y² और xy का सम आएगा, यानी कि xy इंटू xy प्लस 1, और देन कम्स इज y dx माइनस x dy। तो एक xy प्लस 1 तो कट जाएगा शायद, या xy प्लस 1 इक्वल टू 0, तो शायद इसका एक सिंगुलर सॉल्यूशन ये भी रहे, पता नहीं, देख लेना। y इक्वल टू -1/x, तो इधर आ जाएगा x² y², ये है ना शायद, इक्वल टू, और यहाँ पे चाहो तो माइनस हटा दो, क्या ऐसा ही कुछ। उधर वाला भी बदल सकता है अगर x² से हम इसमें सेटिंग करें कुछ, नहीं तो एक x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डिफरेंशियल ऑफ y बाई x बनने के लिए तैयार है। और हम लोग चाहें तो इसमें x² x³ है ना इधर, तो x² y² अगर ले आते हैं इधर, हाँ हो गया, तो डिवाइड बाई x² y² दोनों साइड, तो x² y² से डिवाइड करोगे और ये y भी कट जाएगा,
तो आई होप कि इधर की साइड इंटीग्रेबल है और वो डिफरेंशियल ऑफ y बाई एक्स है और इधर 1/y बाई एक्स है, तो सीधा ही इधर भी इंटीग्रेट हो जाएगा नहीं, और बाकी एक्स वाई इक्वल टू वी मान के करोगे उससे भी आ जाएगा। एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई डी वाई प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई डी एक्स। इसके अलावा तो और कोई नहीं है ना? तो सवाल वैसे तो अच्छा है काफ़ी। एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई में मेरे ख्याल से ये वाला टर्म बनेगा, ठीक है ना। इसको चाहो तो ये डी वाई है ना यहाँ पे, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको z मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया? z। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो आएगा x cos y, ठीक है ना, इसको, और फिर इधर आएगा माइनस वाई साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। एक टर्म तो ये बनेगा ही बनेगा, और प्लस एक और टर्म बनेगा। जब x साइन वाई में एक टर्म तो ये x cos y डी वाई बाई डी एक्स था, एक x के डिफरेंशिएशन बनेगा तो ये साइन वाई, और प्लस cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स बनेगा। तो ये जो पूरा टर्म है ये इसमें रखोगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स, ये यहाँ से निकाल लो पूरा, उधर जाएगा तो माइनस साइन वाई और माइनस कॉस वाई, सही है ना, और प्लस जेड होगा शायद, सोच लो एक बार। नहीं तो हो ही गया मेरे ख्याल से। तो इसको अगर आप क्लब कर लो z माइनस साइन वाई, ये डी जेड अपॉन डी एक्स, इसके डेरिवेटिव में आएगा आपका माइनस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इधर सेट हो गया, उसको उधर भेज दो तो माइनस ऑफ जेड माइनस साइन वाई हो जाएगा उधर। इसके आगे तो कर ही लोगे, जेड माइनस साइन वाई इधर आ जाएगा, डी एक्स उधर चला जाएगा, और दोनों साइड क्या करना होगा? इंटीग्रेट, बन जाएगा। क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y/1 इक्वल टू 4 आ जाएगा, ये है ना। और इसको हटाएंगे तो वाई स्क्वायर y/1/2, ये बनेगा ना। तो यहाँ से एक y तो चला जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा, वो चेंज करने पे बन जाता होगा, वो स्क्वायर करोगे ना। तो मैंने जो बोला वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखोगे ना, रूट अंडर को, मतलब शायद वो सी वाला ही है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो वही दो करवाएंगे जो बोला है। और कुछ है क्या? तो मेरे ख्याल से डिफरेंशियल इक्वेशन तो लास्ट टर्न पे बता ही दिया था कि दैट इज ओवर। हेलो, गुड मॉर्निंग। इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में एक दो सवाल थे, तो उसको भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ ताकि आप उसको पूरी तरीके से देख पाएँ। तो उसको कर लीजिएगा, तभी ट्राई कीजिएगा। तो लास्ट में जिनके सॉल्यूशंस नहीं है उस क्लास के, तो उसको मैं लास्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये शायद था, और ये वही वाला सवाल है जो हम लोगों ने किया होगा वहाँ पे, कहाँ पे, डिफरेंशियबिलिटी में। याद करो, जब हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, जी डैश एक्स प्लस वाई पार्शली डिफरेंशिएट कर करा के, याद करिए। तो ये है, और बोल रहा है कि पहले तो जी एक्स निकालना पड़ेगा यहाँ से, राइट।
तो जी एक्स निकालने के अपने पास आइडियाज़ हो सकते हैं, जैसे एक तो जैसे वहाँ पे मैंने बताया था पार्शियली डिफरेंशिएट, कोई भूल गया हो तो फिर अब डिफरेंशिएबिलिटी आपको रिवाइज करनी पड़ेगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट, ठीक है। तो जी डैश एक्स प्लस वाई, तो ई की पावर वाई जी डैश एक्स, वाई को ट्रीट कर रहे हैं कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा, और प्लस ई की पावर एक्स जी वाई। और हम लोग को एक डेटा दिया हुआ है शायद, कोई डेटा दिया तो था ना शायद, जी डैश जीरो, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ से जीरो पे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एक्स और वाई दोनों को जीरो रख दीजिए, जैसे उसमें भी बतलाया गया होगा इनिशियल वैल्यू कंडीशन, ये सब निकालना है, ठीक है ना। तो जी ऑफ जीरो इक्वल टू मुझे लग रहा है कि आ जाएगा 2 टाइम्स जी ऑफ जीरो, सो जी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, एक तो ये आ गया। अब हम लोग इसमें चाहें तो वाई को जीरो रख दें या एक्स को जीरो रख दें, वाई को जीरो रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, बोलो, जी डैश एक्स इक्वल टू जी, नो 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 नो, किस चीज़ को ज़ीरो रखना पड़ेगा अपने को, एक्स को ज़ीरो रखें क्या, एक्स को ज़ीरो रखना पड़ेगा, तो जी डैश वाई, और इधर क्या मिलेगा दोस्त, एक्स को जीरो रखोगे तो ई की पावर वाई जी डैश जीरो, जी डैश जीरो कितने के बराबर दिया हुआ है, जी डैश जीरो इज गिवन टू बी 2, और प्लस क्या है, एक्स को जीरो रखें ना तो जी ऑफ वाई। तो मेरे ख्याल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, देख लीजिए। तो आप चाहें तो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह लिख लुखा के कर सकते हो, ऐसा आएगा शायद। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज गोइंग टू बी ई की पावर इंटीग्रल माइनस डी वाई, तो दैट इज गोइंग टू बी ई की पावर माइनस वाई, सो दिस इज गोइंग टू बी जी वाई into the integrating factor equal to this into e की पावर y, मतलब 2y प्लस सी, और g ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो मुझे लग रहा है c की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, तो जी वाई आ जाएगा 2y e की पावर माइनस वाई, तो उधर जाके e की पावर y। अब इसका सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, इसका ग्राफ व्राफ बनाकर, जैसे एरिया पूछ रहा हो, रेंज वगैरह, तो आप देख लेना ग्राफ स्केच करके, मुझे जहाँ तक लग रहा है इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया पूछ रहा है, तो इधर बाउंड एरिया नहीं हो रहा है, इधर अनबाउंडेड इन्फिनिटी जा रहा है, जिधर फाइनाइट आएगा उसको एरिया बाउंडेड कहेंगे, तो ये शायद माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो और 2y ई की बार वाई डी वाई, हालांकि डेफिनेट अब एरिया पढ़ेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर आ जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। रेंज वगैरह आप देख ही सकते हो, ग्राफ बनाना इन सब का सिखाया गया है, तो कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो एक तो ये सवाल इसमें छूटा हुआ था, एक आधा और छूटे हुए थे, हाँ, एक ये भी सवाल था आपका, ये सब खैर हालांकि इजी सवाल है, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के रह जाते हैं, तो देख लीजिए। 1/y साइन वाई एक्स बाई वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, एक तो ये था, और प्लस 1/x कॉस ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर साइन एक्स अपॉन वाई, और प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। ये कुछ शायद एक सवाल था, चेक कर लीजिएगा आप। तो अलाइक टर्म्स पकड़ लीजिए, सेम टाइप के जो टर्म्स हैं, जैसे साइन एक्स अपॉन वाई वाला, और इधर से भी साइन एक्स अपॉन वाई वाला, तो देखना साइन एक्स अपॉन वाई वाला पकड़ोगे टर्म, तो इधर देखो एक तो 1/y है और dx भी है, तो dx अपॉन वाई, और इधर आएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और शायद dy, और दिस इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है कॉस वाला अगर पकड़ते हैं आप, तो कॉस वाई बाई एक्स, तो एक तो यहाँ माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, और यहाँ 1/x dy, और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है dx, और फिर एक साइड dx है और एक है dy अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये सब इंटीग्रेबल है मेरे ख्याल से, कहीं दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप देखिएगा तो
ये चीज़ एलसीएम लेने के बाद साइन एक्स अपॉन वाई एलसीएम ले लीजिए आप। तो एलसीएम लेने के बाद ये शायद एग्जैक्ट डिफरेंशियल में डिफरेंशियल ऑफ एक्स बाई वाई ही बन रहा है, हो जाएगा इंटीग्रेट ये तो। प्लस कॉस वाई बाई एक्स, इसका भी एलसीएम ले लो आप, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो दैट इज़ हो जाएगा नहीं, और प्लस डी एक्स और डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। देख लेना किसी को दिक्कत होगी तो मैं सोल्यूशन बस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। फिर आगे एक और सवाल था, बाकी तो हालांकि बहुत सारे तो सॉल्व कर दिए गए, कोई इशू नहीं है। एक ये था, हाँ 1/x और माइनस शायद वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और -1 अपॉन वाई डी वाई। तो कुछ पार्ट तो इजी इंटीग्रेटेबल है, जैसे कि एक तो आप इधर से देखिए डी एक्स अपॉन एक्स दिख ही रहा होगा, इसको अलग कर दीजिए, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। और माइनस डी वाई अपॉन वाई, ये भी आसानी से दिख रहा है। इसका जो बचा हुआ है उसको कलेक्ट कर लीजिए। तो इधर से एक्स स्क्वायर डी वाई एलसीएम सेम है, और माइनस इधर से वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और इसके आगे क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें से बाहर निकाल लीजिए, तो एक्स वाई बाहर निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपने आप बाहर आ जाएगा। तो एक्स वाई बाहर निकालिएगा तो पहला 1/y और 1/x बनेगा, या फिर 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर डिवाइड कर दिया माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा क्लियरली सोचिए कि अगर आपने इसको टी माना तो इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, नहीं 1/x माइनस 1/y को अगर आपने टी माना तो इसका जो डेरिवेटिव वो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये डी टी अपॉन टी स्क्वायर टाइप का हो गया, तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा इसके आगे, ठीक है ना। देख लेना सब पार्ट इंटीग्रेबल। इसका सॉल्यूशन अपन मतलब आंसर तो बतलाया हुआ है लेक्चर में, देख लीजिएगा। और फिर एक है आपका y प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स वाई और अपॉन, मेरे ख्याल से ये हो गया होगा, काफ़ी इजी वाला है, डी एक्स और प्लस क्या है एक्स डी वाई तो देखिए एक बार मेरे ख्याल से एक तो अलग अलग करते हैं, एक तो वाई डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई, कुछ भी खास नहीं है, तो साइन एक्स डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई वाला, तो इनको इकट्ठा कर लीजिए फर्स्ट और थर्ड को, अपने आप ऊपर डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बन जाएगा। सुन लिया गया, सुन लिया होगा तो समझ में आ गया होगा कि हो गया होगा। तो इन दोनों को इकट्ठा कर लीजिए, तो एक्स वाई एक्स डी एक्स और वाई डी एक्स का सम, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स वाई मतलब कर लोगे। बाकी ये सब टर्म्स तो आपको दिख ही रहे, तो ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। बाकी तो मेरे ख्याल सॉल्व है, कीजिए मेहनत, और बाकी अगली क्लास से अपन एरिया ऑफ अंडर कर्व देखेंगे। होमवर्क में आप एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 में E3 तक हो गया था, और उसका एक एग्जाम्पल बचा हुआ था, तो वो कर लीजिएगा, और साथ में E4 भी कर लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 2 में E3 डन, और E4 में शायद कुछ 10 सवाल हैं, और एक्सरसाइज 3 जो जेई मेंस पे बेस्ड है, हालांकि अच्छे से आपने किया होगा तो ये सब आराम से निकलेगा। 1 to 25, तो करिए इसको फिनिश कीजिए, हालांकि एक्सरसाइज 3 भी अच्छा खासा बड़ा है, 54 सवाल है।
बिकॉज जेईई मेंस में काफ़ी सारे सवाल पिछले 2 साल में 7-7 8-8 पालियों में हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से काफ़ी सारे, तो इससे ज़्यादा तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रह भी नहीं जाएगी लग रहा है। तो एक्सरसाइज 3 में 1 to 40 कर लीजिएगा और ये कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं।